सेंट्रल में संविधान है। आज संविधान की चर्चा और उसमें संविधान पर आखिर क्यों झुक रही है सरकार, क्यों आखिर मोहन भागवत तक को संविधान, तिरंगा और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की बात करनी पड़ रही है। क्या विपक्ष ने इस मसले पे झुका दिया है? एक बड़ा सवाल है। जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, क्या लगता है आपको? ये कहना बड़ा मुश्किल है राजीव जी कि सरकार झुक गई है कि नहीं झुक गई है। देखिए, सरकार का झुकना नहीं झुकना बहुत सारा राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर भी होता है। देखिए, संविधान बदलने की इनकी आकांक्षा रही है, वो आकांक्षा अभी भी इनके मन में है, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता है। वह तो चूंकि 2024 का जनादेश इनके लिए उतना मुवाफिक नहीं रहा जिससे संविधान में तरमीम कर सकें, संविधान को उस ढंग से बदल सकें जैसा इनकी चाहत थी। इनकी चाहत तो ये थी कि 2025 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा हो रहा है तो उसको उपहार में दें, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवा करके कि साहब देखिए हमने आपके लिए संविधान बदल दिया। तो संविधान तो बदल नहीं पाए, 240 पे सिमट गए। लेकिन ये हम कैसे मान लें कि ये झुक रहे हैं? लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इनके सरकार में, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं तो बार बार इस सवाल को उठाता हूं, आज भी उठाना चाहता हूं मैं, कि पिछले 5 वर्षों में 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। अभी भी 7-8 महीने से ज्यादा हो गया समय इनकी सरकार बने हुए, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं होती है। और दुर्भाग्य की बात है कि अपोजिशन भी इसके बारे में कभी उस ढंग से नहीं मुखर होता है, जबकि संविधान के 93वें अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और उसके चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे उसका ये होगा, ये सारा विवरण उसमें दर्ज है। लेकिन इसकी चिंता नहीं है, इस पर कभी कोई बात ही नहीं होती है। कैबिनेट सिस्टम को एक तरह से खत्म नहीं कहेंगे तो कमजोर कर दिया इस सरकार ने। आज कैबिनेट में के फैसले प्रधानमंत्री आवास पे, प्रधानमंत्री कार्यालय में ही हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को पता नहीं लगता है कि हाँ कल कैबिनेट में क्या होने वाला है या क्या फैसला होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, जिस तरह से जुडिशरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, फैसले ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, हमारी सर्वोच्च अदालत के फैसले जो है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अगर ईमानदार होते, संविधान के प्रति अगर ईमानदार होते तो ये लोग फिर उसके हिसाब से काम करते। चुनाव आयोग को जिस तरह से उनके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान बदला गया, बनाया गया, वो एक तरह से संविधान को एकदम धज्जियां उड़ाने की बात थी। तो इस तरह के काम में लगातार लगे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि अगर कुछ मिल जाए। अब चूंकि आरएसएस को देने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं, तो अब इनकी पूरी कोशिश यह है कि दिल्ली का विधानसभा का चुनाव, भाई 11-12 साल से मोदी जी की सरकार 11 साल से है, लेकिन 26 साल 27 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस सब के होने के बावजूद आप दिल्ली नहीं जीत पाए हैं। तो एक इनकी पूरी कोशिश है नीचे से ऊपर तक, और उसमें चुनाव आयोग भी सहभागिता कर रहा है किसी न किसी लेवल पे, और लगे हुए हैं कि एन केन प्रकारेण जैसे भी हो दिल्ली की विधानसभा का चुनाव जीतना है। अब उसमें कौन सफल होगा कौन नहीं सफल होगा ये तो जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम होगा, लेकिन इनके मन में वो बात है और रहेगी। देखिए, आप समझ लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब थी, जब वो भी तो उनको एक सेकुलर चेहरा के रूप में पेश करते थे, आरएसएस से निकले हुए प्रचारक थे वो, लेकिन माना जाता था कि वो सहिष्णु चेहरा है और थोड़ा उदार मना है। लेकिन उनकी सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाया था, जस्टिस एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में अटल जी की सरकार ने बनाया था। तो अगर इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं होती तो उस समय नहीं बनाते। उसके बाद चूंकि उस समय एनडीए में समाजवादी लोग थे, जनता दल यू और बहुत सारे लोग थे, उन लोगों का विरोध था, दबाव था, उसके चलते वो नहीं आगे बढ़ पाई थी बात। इस बार फिर इन्होंने जब देखा कि ठीक है एनडीए तो अभी भी है, लेकिन अगर हमारी 350 से ज्यादा सीटें आ गई और 400 के पार एनडीए का कुनबा पहुंच गया तो इस बार हम संविधान को बदल देंगे। तो ऐसा नहीं है, गोलवलकर ने जो बात कही थी कि ये भारत का जो संविधान बनाया गया है ये भारतीय अस्मिता और इसका संस्कृत का पहचान नहीं, आत्मा के विरुद्ध है, ये भारत की आत्मा के विरुद्ध है,
ये जो गोलवलकर ने कहा था वही बात अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में परिलक्षित हुई, और उसकी ध्वनि जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में की गई। जो विवेक देवराय जिसने सबसे पहले कहा कि साहब ये संविधान बदलना चाहिए, उनको इन्होंने पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया अभी कल ही जो है जी। मरणोपरांत उनका निधन हो गया पिछले दिनों, लेकिन उनको अभी दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो घूम फिर करके है, इनके मन की बात तो वही है, लेकिन मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर भी तय होती हैं, तो इसलिए उनको करना पड़ा। अब जो संविधान की झांकी दिखाइए, चाहे संविधान की प्रति के प्रति माथा झुकाइए, वो सब करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर आप सीधे उसके उलट रहे हैं। एक सिद्धांत रूप में दिखाना, प्रतीक रूप में दिखाना, और व्यवहारिक रूप में संविधान विरोधी सारे काम करना, ये आज की राजनीति का सगल बन गया है। मोहन भागवत जी के बारे में तो देखिए, मोहन भागवत जी कब क्या कहते हैं, क्या कह जाएंगे, उसको समझ पाना अब उनके लोगों के लिए भी दुरूह हो रहा है कि मोहन भागवत जी ने अब आज जैसे तिरंगे के बारे में बोल दिया, या संविधान के बारे में बोल दिया, बाबा साहब के बारे में बोल दिया, इसके पहले कुछ और बोल रहे थे, फिर जो उनके लोग थे, धर्म संगठन थे, जिनके संघ परिवार के और संगठन थे, उनके ऊपर ही आक्रामक हो गए थे, फिर उन्होंने थोड़ा चुप्पी साध ली। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में भी रिश्ते उतने मधुर या उतने नहीं रह गए हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। अब कहीं ना कहीं जो मोदी जी उनके लिए सबसे बड़े ये होते थे, पोस्टर बॉय बन के उभरते थे, अब उनके मन में थोड़ा सा जरूर कुछ न कुछ होने लगा है कि अब ये रास्ते से थोड़ा डिगने लगे हैं। तो उन पर अंकुश बनाने की एक कोशिश भी हो सकती है संघ परिवार की, आरएसएस के लोगों की। इसलिए भी मोदी जी के बयान, मोहन भागवत जी के बयान को उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो आजादी के दशकों बाद तक जिनके मुख्यालय में तिरंगा फहराने नहीं दिया गया, वो मोहन भागवत जी अगर तिरंगा फहरा करके करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, करें। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ संविधान रैली का असर, देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक ट्रांसफॉर्मेशन के युग से गुजर रही है, के दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही है कि उनका संगठन, उनका जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, वो लोग किस हद तक उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, एक बड़ी चीज है। अब महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म स्थान से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, अगर कांग्रेस एकजुट चेहरा कांग्रेस का दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस जितनी बुरी हालत में मध्य प्रदेश में पहुंच गई है, उसके बावजूद उसके आपसी गुटबाजी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेता अलग अलग शोरूम में बोलते हैं, कमलनाथ जी कब तक कांग्रेस में है, कब भाजपा में जाएंगे या कब नहीं जाएंगे, उनके बीच बीच में ये बातें चलती रहती हैं। तो इन सब के बीच अगर कोई एकजुटता का संदेश देते हैं, बाबा साहब के विचारों के साथ आगे बढ़ने और उसके साथ गांधी के विचारों का तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लेकर के भाजपा और संघ के लोग भी कांग्रेस पर भी आक्रामक रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है वो बाबा साहब को की उपेक्षा की, उनके विचारों को तवज्जो नहीं दी, उनके चुनाव हरवाया और क्या क्या सब किया। हालांकि इसमें आधी से अधिक बातें फर्जी हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत है भी तो भी अधूरा सच, मतलब आधा आधा काट गई। लोग तो उसके बड़े उस्ताद लोग हैं ना कि कहाँ कहाँ जोड़ के, कहाँ से जोड़ के फोड़ के बनाएंगे। तो लेकिन कांग्रेस ने पिछले दशकों में उसका उस ढंग से जवाब नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, सरकारें चलाती थी और लगता था कि कभी हमारी सरकार जाएगी ही नहीं जाएगी। तो इसलिए जो काउंटर करना चाहिए था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जनसंघ या भाजपा का, उस लेवल तक का काउंटर कभी उस ढंग से किया नहीं। अब राहुल गांधी ने उसको जोड़ करके, गांधी, अंबेडकर और कांग्रेस, इसको जोड़ करके जो आगे बढ़ने की कोशिश की है, इससे मेरे ख्याल से बहुत सारी धुंध छटेगी और एक नया मैसेज जाएगा। और नए लोग जो, देखिए आज की तारीख में जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वंचित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने नेतृत्व से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको एक फिर से कांग्रेस के रूप में कोई नया नेतृत्व, कोई उस ढंग का कोई चाहिए
जो उसको लेकर के आगे बढ़ सके, जो उसकी बात को कर सके। और ये काम राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं। दलित चौराहे पे खड़ा हुआ है। आज देखिए मायावती की राजनीति एक तरह से खत्म सी हो गई है। चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत सक्रिय है नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पे अगर राहुल गांधी इस बात को बढ़ा रहे हैं तो एक है वो काफी कारगर हो गया। मुझे लगता है कि महू से एक संदेश देने की कोशिश भी कांग्रेस के लोग, खड़गे साहब हैं या राहुल जी हैं या प्रियंका गांधी हैं, तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। हो सकता अब उसका असर दिल्ली के चुनाव में कितना पड़ने वाला है ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। देखिए कांग्रेस जिस मजबूती के साथ आज चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, ये काम अगर इन्होंने 5 साल पहले से शुरू कर दिया होता तो शायद आज सिनारियो कुछ और होता। क्योंकि आज नेता तो बहुत दिखाई देते हैं कांग्रेस में, लेकिन संगठन नहीं दिखाई देता, या उस ढंग से उनकी कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई देती। भाई अब दो चुनाव में आप जीरो पे रह गए, दोनों विधानसभा के चुनाव पर जीरो में रह गए, और उसके बाद भी आपका संगठन आज भी जिलों में अध्यक्ष है कि नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी पूरी तरह से काम कर रही है कि नहीं है रही है। और बीजेपी को इतनी आसानी से सतही आकलन से खारिज करना मेरे ख्याल से गलत होगा। बीजेपी के लोग अंदर खाने बहुत सक्रियता के साथ जुटे हुए हैं। उनका पूरा आरएसएस का तंत्र जो है वो लगा हुआ है, वो बूथ लेवल तक का। हालांकि उनके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख पिछले चुनाव में तो गायब ही उड़ी गए थे हवा में, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, हम जो तैयारियां देख रहे हैं अपने इलाके में देख रहे हैं और जगहों पे भी देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार वो किसी भी कीमत पर दिल्ली को जीतना चाहेंगे। और केजरीवाल को जिताएं न जिताएं वो सब उनकी ऐसी बात नहीं है। अब उनकी तो उम्मीद यही है कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा वोट मिले ताकि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का घटे, कुछ उसका जनाधार कुछ घटे। क्योंकि बहुत सारा जनाधार ऐसा है जो कांग्रेस का है, वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी है। हालांकि उसमें नाराजगी का भाव है। पिछले कुछ वर्षों में जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने, चाहे दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो सीएए के विरोधी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें है उनकी जो भूमिका रही है, उसको लेकर के वो लोग बहुत खुश नहीं है। दलित समाज में भी उतना नहीं है। लेकिन ये दोनों तबके जो हैं, भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए जो मजबूत होगा, मुझे लगता है कि उसको साथ देंगे वो लोग। अब उसमें कितना वो सफल होते हैं, कितना विभाजन होता है, लेकिन मैं ये बार बार ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा या महाराष्ट्र हारते हारते जीत गई थी, चाहे वो चुनाव आयोग की भूमिका रही हो या न रही हो, उसकी बात हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस पे रहेंगे तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जमीनी स्तर पे काफी काम कर रहे हैं। चाहे वो अफवाह तंत्र हो, चाहे धार्मिक, हर अपार्टमेंट पे आप देखिए एक मंदिर खड़े हुए हैं। उन मंदिरों से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, अपने आप में बड़ी चीज है। हेमंत जो कह रहे थे वो है, रामचरितमानस की बात हो, जितने तीज त्योहार होंगे उसमें उनकी सक्रियता बढ़ी है, और संसाधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है। मीडिया उनके साथ खड़ा है, कारपोरेट उनके साथ खड़ा है, संघ के स्वयंसेवक प्रचारक उनके साथ खड़े हैं। तो हालांकि इसके बावजूद वो दो चुनाव हारे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी, चूंकि अब 2 दिन नहीं गए वो चुनाव प्रचार में, तो एक मैसेज तो यही गया कि साहब लगता है कि उनका कुछ ना कुछ अंदरूनी पैक्ट हो गया है या क्या हो गया है, वो क्यों बीमार पड़ गए। ऐसे तो आमतौर पे बीमार नहीं पड़ते हैं, और 2 दिन बाद ही अगर वो महू जा रहे हैं तो ये इस और थोड़ा सा मिलेगा कि साहब 2 दिन यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं गए, अचानक ठीक हो गए और महू पहुंच गए। तो इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें उड़ाई जाएंगी, चलेंगी दिल्ली के चुनाव में, और वो कितनी प्रभावित कर पाती हैं ये देखने वाली बात है। अब राहुल गांधी जब लौट के आएंगे और अगर कोई आक्रामक चुनाव अभियान चलाते हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी 1.5-2 दर्जन सीटों पे तो काफी मजबूती से लड़ते हुए दिखाई भी दे रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब वो नतीजों में कितना फलित होगा ये बिल्कुल 8 फरवरी को ही पता लग पाएगा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कितना नतीजों में तब्दील होगा, फलित